नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं और वो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में है, यानी औद्योगिक नीति के बारे में है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व जो हमने कंटेंट लिया था, ये टॉपिक लिया था, वो आर्थिक नीति के बारे में था। और आर्थिक नीति एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक विचारधारा है जो किसी भी देश के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करती है और उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने का प्रयास रहता है, और वो पूरा करने का जो प्रयास है वो केवल नीतियों के माध्यम से होता है। तो आर्थिक नीति में सभी प्रकार की नीतियां आती है, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट नीति, आयात नीति, निर्यात नीति, वाणिज्यिक नीति, व्यापार नीति, श्रम नीति, बहुत सारी नीति, और सबके अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। आज हम जो नया टॉपिक ले रहे हैं उन नीतियों में से है, और वो है भारत सरकार की औद्योगिक नीति। देखिए विद्यार्थियों, औद्योगिक नीति का तात्पर्य क्या है कि किसी भी देश के उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे औद्योगिक नीति का नाम दिया जाता है। औद्योगिक नीति अपने आप में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है या महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जो भी नीति जो औद्योगिक नीति भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है उस पर देश का विकास जो निर्भर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब औद्योगिक नीति को निर्धारित कर दिया जाता है तो उसके अनुरूप उसकी उद्योगों की विकास, उद्योगों में किए जाने वाले उत्पादन, उद्योगों में किया जाने वाली उसकी उत्पादकता, और ये सभी जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। और जब उसके आधार पर जब देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो उससे रोजगार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है, बचत बढ़ती है, विनियोग बढ़ता है, पूंजी निर्माण के दर में अंतर आता है, और आधारभूत संरचना जो कि जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उद्योग विकास जो है बिना जो औद्योगिक संरचना के, बिना आधारभूत ढांचे के पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जो है औद्योगिक नीति, अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए विद्यार्थियों, भारत सरकार के द्वारा समय समय पर आजादी के बाद 47 के बाद से लगातार अलग अलग औद्योगिक नीतियां बनाई गई। 1948 की औद्योगिक नीति बनाई गई, 1950 की औद्योगिक नीति बनाई गई, 1956 में औद्योगिक नीति बनाई गई, 1971 में औद्योगिक नीति बनाई गई, 1975 में औद्योगिक नीति बनाई गई, 1980 में औद्योगिक नीति बनाई गई। उसके बाद लगातार जो है औद्योगिक नीतियां बनाई गई, 86 में औद्योगिक नीति बनाई गई। लेकिन मैं जिस पर चर्चा करूंगा वो है भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति, और वो है 1991 में बनाई गई औद्योगिक नीति, जो नीति 24 जुलाई 1991 में भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई। देखिए विद्यार्थियों, इससे पूर्व जितनी भी नीतियां बनाई गई सबके अपने अपने अलग ऑब्जेक्ट थे, सबके अपने अपने उद्देश्य थे, और उनको देश की आवश्यकता के अनुरूप, देश के औद्योगिक विकास के अनुरूप उनको बनाया गया। लेकिन 1991 की जो नीति है वो कुछ विशेष महत्व रखती है, और वो विशेष महत्व इस रूप में है क्योंकि देश में जुलाई में ही जो है उदारवाद लागू किया गया, यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था भारत सरकार के लिए कि इस नीति को उदारवाद से प्रेरित नीति बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि हमें जब उदारीकरण को लागू किया गया उस समय हमें विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना था, विदेशी पूंजी को आमंत्रित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा करना था, उच्च तकनीक को अपनाना था। तो ऐसी स्थिति में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना था। तो ऐसी स्थिति में जितने भी बैरिकेड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको सिंप्लीफाई करना जरूरी था। इसलिए इस नीति को अन्य नीतियों की तुलना में क्या माना जाता है? उदार नीति माना जाता है। इसलिए इसको नवीन आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। जहां तक इसके हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों की चर्चा करें तो कुछ उद्देश्य कुछ अलग थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य इसका ये था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना, यानी एक मजबूत आधारभूत ढांचा औद्योगिक विकास के लिए तैयार करना। 1991 की नीति इस लक्ष्य से प्रेरित थी कि देश में आधारभूत ढांचा मजबूत हो। क्यों? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही थी। हमने
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है इसको अपनाया था। और हम विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो निवेश कब होता है? जब देश में आधारभूत ढांचा मजबूत हो। तो औद्योगिक नीति का उद्देश्य सबसे पहला ये रखा गया कि हमें औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना है, या इसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 जो था वो इंक्रीज इन द कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, यानी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना। नवीन औद्योगिक नीति का दूसरा उद्देश्य उद्योगों की जो कॉम्पिटिटिव पावर है, यानी जो उनकी जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है उनको बढ़ाना था, ताकि वे विदेश में भी या विदेशी कंपनियों के साथ या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में प्रतियोगिता करते हुए अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार बना सके। तीसरा जो उद्देश्य था वो ये था फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल कंट्रोल फॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसमें जो अनडिजायरेबल अवांछित जो नियंत्रण लगे हुए थे जानबूझ करके, किसके थ्रू? रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, उनको सिंप्लीफाई करना। क्योंकि हमें विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना था, हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लेकर आना था। तो जब इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन अगर होगी, जिसमें चाहे वो लाइसेंस सिस्टम के थ्रू हो, चाहे वो अन्य किसी एक्ट के थ्रू, उनको सिंप्लीफाई करना था। तो हमारा जो अगला उद्देश्य इस औद्योगिक नीति का ये था कि जितने भी अनावश्यक नियंत्रण थे उनमें ढील दी जाए। उसके बाद था रिमूवल रेस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। देखिए, इससे पूर्व के टॉपिक में मैंने आपको बताया था विदेशी पूंजी निवेश जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है, और उसी संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये रखा गया कि विदेशी पूंजी जो है उसको बढ़ावा देना है। इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी पूंजी निवेश के संदर्भ में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे उनको सिंप्लीफाई किया गया, ताकि विदेशी पूंजी भारत में आकर के निवेश कर सके। अगला जो उद्देश्य रखा गया था वो ये था कि एमआरटीपी एक्ट जो था उसको सिंप्लीफाई किया गया, ताकि उसके रेस्ट्रिक्शन हटाए गए, यानी एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो बना हुआ है उसको सिंप्लीफाई किया गया, ताकि उसके रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, ताकि जो है बड़े जो है औद्योगिक जो भी कंपनियां हैं या औद्योगिक उत्पादन करने वाली जो भी इकाइयां हैं उनको उत्पादन करने में और अधिक आसानी हो सके। उसके बाद है इंक्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी इस नवीन औद्योगिक नीति का अगला उद्देश्य ये था कि उच्च तकनीक को कैसे अपनाया जाए। देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि भारत सरकार की जो ये औद्योगिक नीति है वो इस लक्ष्य से प्रेरित थी कि किसी न किसी रूप में हमें विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे पास प्रचुर मात्रा में जो है हमारे रॉ मटेरियल वगैरह या प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन भी है, लेकिन इन दोनों का पूर्ण विधोन तब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास न तो पूंजी है न उच्च तकनीक है। और ऐसी स्थिति में हमें उच्च तकनीक को अडॉप्ट करना था बहुराष्ट्रीय कंपनी के थ्रू। ऐसी स्थिति में नवीन आर्थिक नीति का जो फ्रेमवर्क है वो इस प्रकार से तैयार किया गया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च तकनीक को अपनाया जा सके। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी पूंजी बाजार। पूंजी बाजार वो बाजार होता है कि जिसके अंतर्गत जो है दीर्घकालीन पूंजीगत लेन देन किए जाते हैं, दीर्घकालीन वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। भारत का जो पूंजी बाजार है इसमें शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट और डेवलपमेंट बैंक्स, यानी जो बैंक है विकास बैंक, वो सभी पूंजी बाजार के अंग माने जाते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। और ऐसी स्थिति में जो है पूंजी बाजार को डेवलप करने का उद्देश्य भी औद्योगिक नीति के अंतर्गत रखा गया था कि इस प्रकार की औद्योगिक नीति बनाई जाए ताकि पूंजी बाजार विकसित हो, यानी जो भी कंपनियां आए, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आए, चाहे वो निजी क्षेत्र की कंपनियां आए, वो सभी जो है पूंजी बाजार में अंशों एवं ऋण पत्रों को जारी करके शेयर बाजार से या डिबेंचर मार्केट से या ऋण पूंजी बाजार से पूंजी का कलेक्शन कर सके। ऐसा करने से क्या होगा कि पूंजी बाजार विकसित हो जाएगा। उसके बाद अगला जो उद्देश्य रखा गया वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए, उसके विकास के लिए एक नया ढांचा तैयार करना। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं लगातार पब्लिक सेक्टर का बोलबाला रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अधिकांश उद्योग जो थे वो सरकारी क्षेत्र के अधीन ही थे। धीरे धीरे जब ये महसूस किया गया कि उतनी गुणवत्ता पब्लिक सेक्टर में नहीं है, वे लगातार घाटे में चल रहे हैं, लाल फीताशाही वाली स्थिति है, नौकरशाही वाली स्थिति है, उनकी उत्पादकता भी नहीं है,
कॉस्ट भी उनकी ज़्यादा आती है, तो धीरे धीरे और वो कंपटीशन भी नहीं कर पा रहे, उनका एकाधिकार है, इसलिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उसी को देखते हुए इस औद्योगिक नीति में क्या किया गया कि जो है उनको विकास के लिए यानी निजी क्षेत्र के विकास के लिए जो है औद्योगिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए लगातार ये जग जाहिर बात है कि जो है सरकारी जो क्षेत्र है वो लगातार घाटे में चल रहे हैं। राजीव गांधी ने जब सबसे पहले उदारवाद को लागू किया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार जो आई, यानी कि जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार सत्ता में थी, तो ये महसूस किया गया कि सरकारी क्षेत्र जो है वो लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनकी उत्पादकता नहीं है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो संचालन लागत है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या करें? तो इसलिए क्योंकि जब इंडिविजुअल होता है और उनकी जब मोनोपोली होती है, उसके साथ में कोई कंपटीशन करने वाले उद्योग नहीं होते हैं, तो फिर वो उनकी गुणवत्ता ऐसी होती है। तो इसलिए इंप्रूवमेंट कैसे होगा? जब दोनों तरह के उद्योगों में कंपैरिजन हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये निश्चित किया, यानी नवीन औद्योगिक नीति इस प्रकार से बनाई गई ताकि जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं उनकी जो स्थिति है उनमें सुधार हो सके। बहुत सारे उपाय इसमें भी सरकार द्वारा किया गया। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट को भी अपनाया, यानी विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार ने अपने जो अंश थे कंपनियों के, वो कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच दिया गया ताकि निजी क्षेत्र का उसमें हस्तक्षेप हो जाए और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, उनकी लागत में कमी आ सके और वो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कम लागत वाले अच्छे उत्पाद जो है वो बाजार में दे सके। अगला जो उद्देश्य था वो है उत्पादकता में वृद्धि करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये सरकारी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुखद विषय रहा कि उनकी उत्पादकता हमेशा कमजोर रही, निम्न रही। जैसे मान लीजिए 100% कैपेसिटी अगर है तो उसमें वो 70%, 60% पर ही उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी क्रिएट नहीं हो पा रही है। इसलिए औद्योगिक नीति का उद्देश्य ये था कि जब हम विदेशी निवेश को, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं, तो हमें उत्पादन ज्यादा चाहिए ताकि हम न केवल अपने डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करें बल्कि निर्यातों को बढ़ावा दें। और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस नीति का उद्देश्य ये रखा गया कि उद्योगों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए मैंने पूर्व में आपको बताया था, जो है विकासशील देशों में और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहें, हमारे पास में वी हैव द प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे पास मानवीय संसाधन भी है और प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन हमारे पास उच्च तकनीक और पूंजीगत संसाधनों का अभाव होने के कारण उनका बेहतर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। नवीन औद्योगिक नीति का उद्देश्य रखा गया कि उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का जो उपयोग है वह पूंजीगत साधनों और उच्च तकनीक के साथ मिलाकर के ज्यादा मात्रा में किया जाए ताकि देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हो सके या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। और जो अंतिम उद्देश्य रखा गया वो ये था कि औद्योगिक परफॉर्मेंस जो है उसकी जो निष्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो लगातार पुअर थी और ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान इस ओर था कि जब नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थव्यवस्था में आ रही है तो ऐसी स्थिति उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सरकारी उद्योगों को या सार्वजनिक उद्योगों को इस प्रकार से बनाया जाए, उनकी कार्य क्षमता को इस प्रकार से इंप्रूव किया जाए ताकि वे विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में जो है वह कंपटीशन या प्रतियोगिता कर सके। इस प्रकार कुछ विशिष्ट जो उद्देश्य है वो नवीन औद्योगिक नीति में भारत सरकार के रखे गए। इस प्रकार भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति के उद्देश्य थे वह उदारवाद से प्रेरित रहे हैं। कल इसके अगले कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।